केस लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन आज का। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी। एसेट्स रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक सोर्सेस रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस एंड प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एन एसेट एंड क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे आपको सवाल जो दिया हुआ है। अब जब भी आपको किसी सवाल का आंसर लिखना है तो सवाल का आंसर हर बार ऐसा नहीं कि सीधा से लिखना शुरू कर दें कि यार ये सवाल है तो इसका ये आंसर होगा। थोड़ा सा पहले आप एक इंट्रोडक्शन दें और फिर अपने आंसर की तरफ बढ़ें। अगर आपका जो आंसर है वो बहुत ही कम नंबर का है, लेट सपोज आपको कोई केवीएस के अंदर लेट सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आइडियली आपका जो आंसर है उसमें एक 1 लाइन का शॉर्ट इंट्रो आप देके अपने आंसर की तरफ बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आपको एक तो एसेट का मीनिंग बताना है, तो इफ यू हैव एनी इनपुट्स, आप अगर कुछ चैट बॉक्स में टाइप करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में बिल्कुल टाइप आप कर सकते हैं। अगर आपको एसेट के मीनिंग के बारे में कुछ कहना है तो प्लीज यू कैन शेयर। एसेट क्या होता है और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स आपसे पूछे हैं विद सुटेबल एग्जांपल। जी, आप अगर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी मैं तो पढ़ा के चला ही जाऊंगा। तो एसेट की अगर हम बात करें तो एसेट आपके बिजनेस के वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस ओन करता है और जिससे अल्टीमेटली वो कुछ फ्यूचर में प्रोडक्टिव यूज करने वाला है। इसको आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एनी डेफिनेशन इज गुड बट दैट शुड बी मीनिंगफुल। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया, एनी वैल्यूएबल थिंग विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस इट इज एन एसेट। आप ये भी कह सकते हैं दे आर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज और द लीगल राइट्स दैट आर ओन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी आप सिंपल सी डेफिनेशन देके then you can move on to the classification part. Mitali has also joined in. So Mitali, which examination are you targeting? Which examination are you preparing? हाँ, समीना ने तो चैट जीपीटी वाला आंसर दे दिया है। चलिए, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स? एसेट्स आप क्लासिफाई कर सकते हैं एज, ओके मिताली, तो आपके इनपुट्स भी साथ साथ आते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। ईएमआरएस के लिए आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ज्यादा रिलेवेंट रहेंगे। एंड आप कितना बड़ा आंसर लिखेंगे दैट वुड डिपेंड कि आपके क्वेश्चन को मार्क्स कितने अलॉट कर रहे हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो अपने आंसर को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको रखना पड़ेगा। उस केस में ज्यादा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पीछे टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ बिल्कुल जी, आपकी क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही है। कॉपी पेस्ट आपने कर लिया है बहुत अच्छे से। फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करें तो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गए, इसमें लैंड बिल्डिंग मशीनरी, आई थिंक आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट एसेट्स आपके डे टू डे वाले हो गए, डेटर स्टॉक एटसेट्रा। टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो जो आप देख सकते हैं छू सकते हैं। इनटेंजिबल जो देख छू नहीं सकते जैसे पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह। लिक्विड एसेट्स आपके जो कैश में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें आपके कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये सब आ जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स आपके जो आपके बेसिकली हेवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या लॉसेस और एक्सपेंसेस को डिनोट करते हैं। जैसे आपने बहुत ज्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया था जिसे आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये आपका पहला आंसर यहाँ पे बन गया। तो क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं? क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी जा सकती है और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पे दिया जा सकता है कि इसको आंसर करिए। तो स्टेटमेंट के बेसिस पे आप अपने आंसर जो है उनको फ्रेम करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, सेम एसेट कैन बी इन्वेंट्री फॉर वन एंटरप्राइज एंड फिक्स्ड एसेट फॉर अनदर। कमेंट बताइए, ये स्टेटमेंट सही लिखा है कि नहीं लिखा? क्या एक एसेट एक एंटरप्राइज के लिए इन्वेंट्री और दूसरे के लिए फिक्स्ड एसेट हो सकता है क्या? देखो, अगर मैं लेट सपोज अगर मैं क्या बेचता हूं, मैं स्टेशनरी बेचने का काम करता हूं, मैं स्टेशनरी बेचने का काम करता हूं, ठीक है, और मैंने खरीदा फर्नीचर। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा? एक फिक्स्ड एसेट होगा। बट अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैं फर्नीचर खरीदता बेचता हूं, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री हो जाएगा। तो ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी। एक एसेट एक एंटरप्राइज के लिए इन्वेंट्री और दूसरे के लिए फिक्स एसेट डेफिनेटली हो सकता है जी। तो वही आपके, एक तो आप बता देंगे इन्वेंट्री क्या होता है और फिक्स्ड एसेट क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स को डिफाइन कर दिया, इन्वेंट्री को डिफाइन कर दिया, फिर बता दिया कि बिल्कुल पॉसिबल है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो आप एग्जांपल दे दीजिए और लास्ट में आप कंक्लूड कर दीजिए यस इट इज पॉसिबल कि वन एसेट इज अ for some enterprise some same asset is a current asset and for another enterprise it is a fixed asset, तो it is definitely possible। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। किसी को कोई डाउट क्वेरी रहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे से।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट? Is it necessary that suspense account will balance after the rectification of errors detected by the accountant? If not, then what happens to the balance still remaining in the suspense account? हाँ जी, कोई अपने इनपुट्स देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है सस्पेंस अकाउंट के बारे में। जब आपका, देखो, अभी जो हम बातें कर रहे हैं ना वो एब्सोल्युटली नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट फ्रेमिंग एन आंसर तो आपको असल में दिक्कत महसूस होगी। इफ यू हैव टू राइट इन वन लाइन व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट। हाँ निशिकांत, फिक्टिशियस एसेट वो होते हैं जो असल मायने में एसेट नहीं है। जैसे आपके पी एंड एल का डेबिट बैलेंस आ रहा होता है ना, तो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस आप एसेट साइड पे दिखा देते हैं एज इन फिक्टिशियस एसेट। तो वो सिर्फ आप प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिपिक्ट करते हैं। हाँ, सस्पेंस अकाउंट की डेफिनेशन एक आपने दे दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बट मुझे नहीं लगता ये आप खुद से बना रहे हैं या आप कॉपी कर रहे हैं। तो चलिए, बात तो कोई दिक्कत कोई नहीं है, बट इट वुड बी बेटर अगर आप थोड़ा खुद से फ्रेम करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको खुद से फ्रेम करना है। तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग को चलाने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप ट्रायल बैलेंस से रिलेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, the total of the debit side of the trial balance is not matching with the credit side of the trial balance, the difference is transferred to a temporary account, that is suspense account, for the purpose of finalization of the accounts or for the purpose of preparation of financial statements। तो ये आपका सस्पेंस अकाउंट बन जाता है। और सस्पेंस अकाउंट आपका जैसे जैसे आपके एरर्स रेक्टिफाई होते रहेंगे, सस्पेंस अकाउंट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट क्लोज्ड। बट अगर इसमें कुछ भी डिफरेंस बचा हुआ है तो उस डिफरेंस को कहां लेके जाएंगे? इज इट गोइंग टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस, इट इज गोइंग टू बी टेकन टू बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट, कहां लेकर जाओगे? अगर इसमें कुछ भी आपका डिफरेंस शो कर रहा है, अगर आपका डिफरेंस है डेबिट साइड पे, डेबिट बैलेंस आपका सस्पेंस अकाउंट में आ रहा है, तो आप उसे लेकर जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। अगर आपका जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पे है, आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पे डिफरेंस को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो कर देंगे। इससे अगला सवाल हमारे पास है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। किसी ने ट्राई किया इस सवाल को? कोई कुछ इनपुट्स देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है। देखो, आंसर राइटिंग क्लासेस दे आर मेंट टू बी इंटरेक्टिव क्लासेस, और आप लोग आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो लोग आए नहीं वो तो बस भूल ही जाइए। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार मैं इसमें कुछ आपको ऐसा कुछ खिला पिला दूंगा जिससे आपके आंसर बढ़िया हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप लोगों का पार्टिसिपेशन आएगा वही इन क्लासेस को बेहतर बनाएगा। सो जो भी लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, इट इज गोइंग टू बी माई रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट इन दीज क्लासेस, अदरवाइज इट्स योर चॉइस ओनली, मैं तो करा के चला जाऊंगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, एनी इनपुट्स फ्रॉम योर साइड कि क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अकाउंटिंग बेसिकली, हाँ, अकाउंटिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस, बिल्कुल एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करते हैं। और अकाउंटिंग जो है यहाँ पे, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज अकाउंटेंसी। कई बार बोला जाता है प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज रेफर टू एज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है उसका स्कोप ज्यादा बड़ा है, इट इज वाइड इन स्कोप। इसमें और भी चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीना, इट इज अ ब्रॉडर टर्म। इसके अंदर आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट वगैरह, कन्वेंशन वगैरह, वो सारी चीजें आ जाती हैं। जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम एक नैरो फोकस की बात कर रहे होते हैं, बट अकाउंटेंसी में आपका अकाउंटिंग भी आ रहा है, बुक कीपिंग भी आ रहा है, और भी सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके अकाउंटिंग के अंदर आप पी एंड एल, बैलेंस शीट, हाँ, वेरी गुड समीना, इफ यू आर ट्राइंग बाय योरसेल्फ, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट। अल्टीमेटली इसी से आपको फायदा होगा और यही चीज मैं निकालना चाहता हूँ। और अकाउंटेंसी के आपके टूल्स हैं, कंसेप्ट, कन्वेंशन, रूल्स, एटसेट्रा। बिल्कुल जी, अगर आप ये पॉइंट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। चलिए, हाँ, व्हाई आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम फॉर बोथ लायबिलिटी एंड कैपिटल? मोटिवेशन हम आपको बिल्कुल देंगे, बट ये मोटिवेशन आपके अंदर थोड़ा लंबे समय तक रहेगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी टाइम है, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा दिमाग को चला लो। अदरवाइज यू आर गोइंग टू रिग्रेट एट अ लेटर स्टेज, विच आई डोंट वांट। डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों के लिए सेम होते हैं।
अगर आपका कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यू आर गोइंग टू क्रेडिट इट, अगर आपकी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यू आर गोइंग टू डेबिट इट, एंड सेम गोज फॉर द कैपिटल। हाँ, परफेक्ट आंसर है जी आपका, क्रक्स तो बिल्कुल सही है, वो था द टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर अ बिजनेस, बट हाउ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर, आप इसे आंसर की फॉर्म में कैसे बनाएंगे? आप कैसे कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट बाय मेंशनिंग कि यार डेबिट और क्रेडिट के ये रूल्स हैं किसी लायबिलिटी और कैपिटल के लिए, आप लायबिलिटी और कैपिटल को भी ब्रीफली डिफाइन कर सकते हो, और फिर बता सकते हो कि इन दोनों के रूल्स सेम क्यों हैं, जैसा बिल्कुल आपने सही बताया। हाँ निशिकांत, परफेक्ट है जी, आप बिल्कुल आप अकाउंटिंग इक्वेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट योर इनपुट्स, इनपुट्स आएंगे तो आंसर और बेहतरीन होते चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपके लायबिलिटी और कैपिटल के लिए सेम क्यों हैं? क्योंकि दोनों क्लेम्स हैं अगेंस्ट दी कंपनी। लायबिलिटीज जो है वो आपको एक्सटर्नल बाहर वाले लोगों को क्लेम्स देने हैं, और कैपिटल जो है वो आपके इंटरनल ओनर को आपको क्लेम देने हैं। हाँ जी। हाँ, कैपिटल और लायबिलिटी को आप डिफाइन भी इस तरीके से मिताली कर सकते हो। और अकाउंटिंग इक्वेशन की आप बात कर रहे थे निशिकांत, और देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन वाला पॉइंट हमने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया, दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन की सेम साइड पे आती हैं जी। ठीक है जी। और एक और रीजन यहाँ पे बताया गया, दे रिप्रेजेंट सोर्सेज ऑफ फंड, दोनों सोर्सेज ऑफ फंड है, लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो भी आपके पास कुछ फंड्स आ रहे हैं, और कैपिटल बढ़ रही है तो भी आपके पास कुछ फंड्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे इन दोनों के रूल्स इसीलिए सेम हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपके चले उसी तरीके से सवाल भी हमने फ्रेम किया है, अगर हम चाहते तो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल रख सकते थे कि यार व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज कैपिटल, या व्हाट आर द अकाउंटिंग रूल्स। हमने ऐसे नहीं रखे, हमने थोड़ा सा ट्विस्ट डाले हैं सवाल में, क्योंकि तभी थोड़ा सा मेंटल विकास हमारा होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या इनपुट्स मुझे देखने को मिलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म्स डेट्स एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेट। अब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है जी, एक तो इनकी फर्म है, तो एक फर्म फर्म ने लेट सपोज किसी से लोन लिया हुआ 1 लाख रुपए का, तो ये फर्म का लायबिलिटी है, फर्म का डेट है। अगर ए ने लेट सपोज किसी से लोन लिया हुआ है 30,000 का, तो ये ए का प्राइवेट डेट है। ठीक है, दोनों चीजें आपकी अलग अलग हो जाती हैं। अब इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है। देखो डिफरेंशिएट करने के लिए ना एक ट्रिक आपको बताने लगा हूं। अगर आपको डिफरेंसेस वाले पॉइंट किसी के रटे हुए हैं तो बहुत बढ़िया, आप वो वाले पॉइंट्स चिपका दीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं रटे हुए डिफरेंस वाले पॉइंट्स, तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारी जगह पे चल जाते हैं। जैसे आप पहला पॉइंट बना लीजिए मीनिंग का, कि पहले तो आप मीनिंग लिख देंगे, ठीक है जी, और मीनिंग के बाद आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, है ना, बीच में कहीं एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसा आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। कईयों में आपका स्कोप भी आ जाएगा, स्कोप भी बहुत सारी जगह पे फिट हो जाता है। ठीक है, कई बार नेचर जो है, नेचर भी बहुत सारी जगह फिट हो जाता है कि आप नेचर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जो हर जगह फिट होंगे, बाकी आपको जैसे जैसे डिस्कशन करेंगे ना और भी ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताता रहूंगा। हाँ बिल्कुल निशिकांत, जो फर्म का डेट है वो सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी होगा, बट जो पार्टनर्स का इंडिविजुअल डेट है वो उसी की लायबिलिटी होगा। और देखो यहाँ पे हमने मीनिंग डाल दिया, और लायबिलिटी जैसा निशिकांत ने बताया वो चीज डाल दी। और एक और पॉइंट यहाँ पे जो आप डाल सकते हैं वो है सेटलमेंट का। अब फर्म के डेट को सेटल करना है, तो उसके लिए पहले क्या इस्तेमाल किए जाएंगे? पहले फर्म के एसेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, बट अगर फर्म के एसेट्स कम है, सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बट ध्यान ये रखा जाएगा कि पार्टनर के जो प्राइवेट एसेट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी फर्स्ट यूज्ड टू पे ऑफ द पार्टनर्स प्राइवेट डेट। तो पार्टनर के प्राइवेट डेट पे करने के लिए आप पहले पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स को यूज करोगे। तो किस ऑर्डर में यूज करोगे? फर्म के डेट के लिए फर्म के एसेट यूज होंगे, प्राइवेट डेट के लिए पार्टनर के प्राइवेट एसेट यूज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक और पॉइंट बन गया। हाँ बिल्कुल समीना, यही वाला पॉइंट हम बता रहे हैं यहाँ पर, जो आप बता रहे हो कि फर्म के डेट फर्म के एसेट से पे होंगे, और प्राइवेट डेट जो है वो यहाँ पे आपके प्राइवेट पार्टनर से पे होंगे। फर्म के डेट प्राइवेट पार्टनर के एसेट से भी पे हो सकते हैं अगर आपके फर्म के एसेट सफिशिएंट नहीं है, बट पार्टनर के डेट फर्म के एसेट से यहाँ पे यूजुअली पे आपके नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर बना सकते हैं। रेनू जी क्या पॉइंट बनाया आपने, हमें तो देखा ही नहीं, कहाँ है आपका पॉइंट रेनू? रुकिए, मिल गया। फर्म लायबल फॉर पार्टनर डेट नॉट फॉर पर्सनल डेट, परफेक्ट है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट तो है ही है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो
इस तरीके से आप अपने आंसर बना सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो इसके अंदर, है ना। मीनिंग वाला तो हमने ऑलरेडी ऐड कर ही दिया, स्कोप वाला यहाँ पे इतना रेलेवेंट नहीं था, और नेचर वाला यहाँ पे ऐड हो सकता है। ठीक है, नेचर में आप बिल्कुल कह सकते हो कि वो आपका प्राइवेट नेचर का है, वो आपका पूरी फर्म की नेचर का है, तो इस तरीके से एक पॉइंट ऐड करना चाहो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये सब आपके जो बेसिस है ना वो हेल्प करेंगे। और जो भी आपके डिफरेंस बिटवीन वाले सवाल आए ना, कोशिश कीजिएगा कि उनका एक टेबल बनाया जाए, और टेबल में बेसिस और उनके मीनिंग और ऐसे नेचर एग्जाम्पल, इस तरीके से आप बेसिस बना के आप अपना आंसर को यहाँ पे बनाएं। चलो, बहुत अच्छे अच्छे इनपुट सब आने शुरू हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग द शेयर इन द प्रॉफिट्स इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बताइए जी, डेथ के समय आपको प्रॉफिट का शेयर निकालना है, तो क्या क्या मेथड्स का इस्तेमाल यहाँ पे जो है वो किया जा सकता है, ये हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं जी। तो बताइए, क्या क्या मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब डेथ का क्या है कि डेथ आपकी कभी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए, रिटायरमेंट तो यूजुअली क्या होगी कि साल के एंड में होगी, है ना, 31 मार्च को आपकी रिटायरमेंट हो गई। बट आपकी जो डेथ है कभी भी हो सकती है। लेट सपोज 30 जून को डेथ हो गई, है ना, 30 जून को, यानी कि 3 महीने बाद यहाँ पे डेथ हो गई। अब सवाल कह क्या रहा है वो समझिए, सवाल कह रहे हैं कंप्यूटिंग द शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब ये 3 महीनों का जो प्रॉफिट का शेयर है उसे कैसे कंप्यूट किया जाए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम अपने सारे किताबों को बंद करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज कराएं और 30 जून को सब कुछ निकालें, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक एस्टिमेटेड बेसिस पे इसका प्रॉफिट का शेयर निकालना पड़ेगा, और उसके दो तरीके यूजुअली फॉलो होते हैं, और एक तरीका समीना ने बिल्कुल सही बता दिया जी। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, आप देखिए पिछले साल 12 महीने थे। आप देखो पिछले साल 12 महीने थे, और 12 महीनों में हमने लेट सपोज प्रॉफिट कमाया था 12 लाख का। तो अभी 3 महीने बाद डेथ हो गई, तो 3 महीने में कितना कमाया होगा, एस्टिमेटेड हमने 3 लाख कमाया होगा, हम ऐसा कह सकते हैं, और 3 लाख के बेसिस पे यहाँ पे उसका जो शेयर है उसे सेटल कर सकता है। तो वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, और दूसरा एक और भी है आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। आप पिछले साल और इस बार की सेल्स देख लीजिए, हाँ, टर्नओवर के बेसिस पे, बिल्कुल समीना। आप कह सकते हैं कि यार पिछली बार हमारा जो प्रॉफिट था, इट वॉज 30% ऑफ द टर्नओवर। ठीक है जी। और इस बार का जो प्रॉफिट, इस बार का जो 3 महीने का सेल है, टर्नओवर है, 3 महीने का सेल तो आपको पता लग ही जाएगा। लेट सपोज 3 महीने का सेल आपका 10 लाख निकल आया, तो आप कहेंगे 10 लाख का 30% कर दो, ये 3 लाख जो आ गया, ये इन 3 महीने का प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट में जितना उसका हिस्सा बनता है आप उसे निकाल के दे दीजिए। अगर बराबर बराबर हिस्सा बनता है तो फिर आप इक्वली इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए। उसमें से कोई भी एक मेथड यूज करेंगे, या हाँ, इसमें से कोई भी आप एक यूज करेंगे, कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ द टू मेथड्स। आप इसमें से दो में से कोई भी एक आप यूज करेंगे, दो अवेलेबल होते हैं, तो दोनों में से जो फर्म चाहे वो इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला वगैरह भी डाल दिया। फॉर्मूला वगैरह आप डालना चाहो डाल सकते हो, अगर डालोगे तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एग्जाम्पल वगैरह भी ऐड ऑन हो सकते थे, बट क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो हमने ज्यादा इसे फैलाया नहीं है। अगर ये लंबा वाला क्वेश्चन आ जाता आपका, 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता, लॉन्ग आंसर टाइप आ जाता, तो फिर हम इसे और फैलाते, फिर एग्जाम्पल वगैरह कैलकुलेशन वगैरह भी करके दिखा देते। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। आपके अगर देखो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसमें मेंशन होगा कि कैसे आपको कंप्यूट करना है। आपको बताएगा कि पार्टनर क्या करें, कि टाइम बेसिस पे कंप्यूट करना है या सेल बेसिस पे, या जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कौन सा मेथड यूज करना है। आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो बताया होगा सवाल में, या पता लग जाएगा देखकर कि कौन सा यूज करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर आए। सवाल है, are all transactions recorded in the books of accounts? Give 5 examples of the transactions that are not recorded in accounting. So, how are you going to answer this question? देखो, मैं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया हुआ कि यार बिल्कुल सिंपल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन आपके लिए डालूं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत सारे हर एक टॉपिक के साथ भी हमने डाले ही हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी कोशिश रही है कि सवाल थोड़े से एनालिटिकल होने चाहिए, है ना, क्योंकि एनालिटिकल सवाल ही आज के जो एग्जामिनेशन है उनमें देखने को मिल रहे हैं। आर ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हाँ, आर ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो, बिल्कुल जी, रेनू कह रहे हैं
कि ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप इस आंसर को बेहतर कैसे बना सकते हैं? यू कैन मेंशन दिस इज एज पर दी विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल? मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट की आप बात कर सकते हो। और एग्जांपल्स आपको 5 देने हैं, आप 5 दे सकते हैं। स्ट्राइक ऑफ द वर्कर्स, एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज, ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज। हाँ जी बिल्कुल। देखो कैसे हमने इस आंसर को फ्रेम किया। हमने कहा जी सारी ट्रांजैक्शंस, नो ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में बताया कि ओनली मॉनेटरी कैन बी रिकॉर्डेड। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बताया कि ओनली ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस कैन बी रिकॉर्डेड इन द फर्म, है ना। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रोप्राइटर आर नॉट रिकॉर्डेड। और फिर एग्जांपल्स हमने दे दिए। क्या दे दिए एग्जांपल यहाँ पे? डेथ ऑफ द मैनेजर, ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर। बाकी आप जो एग्जांपल बता रहे हैं, स्ट्राइक बाय द वर्कर्स है, एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज है ना। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जैसे सिंपली अभी हमें ऑर्डर ही रिसीव हुआ है, अभी हमने सेल्स किया नहीं है, तो दैट इज नॉट रिकॉर्डेड। इफ यू आर स्टिल थिंकिंग टू परचेज समथिंग, तो सोच सोच को थोड़ी रिकॉर्ड किया जाता है। सो आप इस तरीके से अपना जो आंसर है यहाँ पे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवालों को देख के थोड़ा सा दिमाग जरूर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम ऑफ द ओनर, ट्यूशन फीस ऑफ द ओनर्स चाइल्ड, तो दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट क्लियरली व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज। तो बताइए इन एंटरप्राइजेस के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी। सबसे पहले बात हो रही है होटल के लिए। होटल के लिए कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी बताइए। मतलब कोर ऑपरेशंस बताने हैं आपने। होटल के लिए क्या कोर ऑपरेशनल रिसीट होगी? हाँ होटल के लिए बिल्कुल आपका रूम का रेंट, या फिर जो आपका फूड है ना, बिल्कुल रूम का रेंट आप लिख सकते हो। बहुत बढ़िया रेनू जी। एक आप रिसीट का बता दो, एक पेमेंट का बता दो। हाँ रूम चार्ज, फूड चार्ज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, बिल्कुल। और एक पेमेंट का बता दो कि पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, है ना। तो इस तरीके से एक एक रिसीट साइड का बता दो, एक पेमेंट साइड का बता दो। आगे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के लिए चलते हैं। फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो फिल्में बनाता है। लॉजिस्टिक्स वाला एक्सपेंसेस साइड में आप डाल सकते हो फिर भी, बट इतना ज्यादा ये थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया यार। डायरेक्टली बताओ ना, कोर ऑपरेटिंग वाले बिल्कुल बताने हैं। हाँ ये पेमेंट साइड में आप डाल सकते हो, एक्टर एक्टर एक्ट्रेसेस की जो फीस है, बिल्कुल जी। जो भी, हाँ शूटिंग के एक्सपेंसेस आप डाल सकते हो। और रिसीट कैसे होगी? जो फिल्म के राइट्स आगे बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, वहां से उसको रिसीट होगी। हाँ सेट के चार्जेस, ये सब उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। बहुत बढ़िया रेनू, बहुत बढ़िया। आपका पार्टिसिपेशन आ रहा है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बट देखो आपका जो आंसर है ना, उसी अकॉर्डिंग लिखना। अगर ये 8 नंबर का सवाल है तो आपको 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना। ठीक है, 4 नंबर में 6 तो नहीं पूछेंगे। अगर 4 नंबर का सवाल होता तो फिर वो 4 ही पॉइंट्स आपसे पूछते कोई भी। फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए, अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, बताओ उसको रिसीट और पेमेंट कौन सी करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल है तो यानी कि वो पैसे वाले काम कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह जगह जगह करी होगी। अरे भाई रेनू जी, डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा जा रहा है। डिविडेंड की जो पेमेंट है, डिविडेंड रिसीव्ड आप कह सकते हो, डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट डिविडेंड का पेमेंट जो है ना, इट इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये गलती मत करना। हाँ आप ग्रांटिंग लोन्स कह सकते हो, इसके इसके लिए एक एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और हाँ इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो ये ऑपरेटिंग आपके रिसीट्स होंगे। और पेमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट के पेमेंट्स वगैरह अगर ये कर रहा है ना, सैलरीज दे रहा है, लोन्स के रीपेमेंट कर रहा है, तो ये भी इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे। चलो आगे है मीडिया एंटरप्राइज। हाँ लोन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपके ऑपरेटिंग की होंगी निशिकांत। मीडिया एंटरप्राइज, अब मीडिया एंटरप्राइज मतलब ये जो न्यूज चैनल्स ये सब चीजें हो गए ना, तो इनको रिसीट कहाँ से मिलती है और इनकी पेमेंट कहाँ कहाँ होती है? एडवर्टाइजिंग के तो पैसे लेते हैं ये, इनके चैनल्स पे ऐड आती है ना, तो उसके पैसे लेते हैं, ऐड से रिसीट्स होती हैं। और पेमेंट किसको करेंगे? अपने रिपोर्टर्स को, स्टाफ को, फोटोग्राफर्स को,
है ना, ये सब पेमेंट्स ये करने वाले हैं। आगे स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई यूनिट स्टील बना रही है। हाँ बिल्कुल रेनू, स्टील बना रही है तो कैसे मिलेंगे? एडवर्टीजमेंट प्लेस करने के लिए पैसे मिलते हैं इनको। हाँ रॉ मटेरियल इनके जनरली क्या रहते हैं, आयरन कोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग वाले। कुछ नहीं समझ में आए तो स्टाफ सैलरी तो आप डाल ही देना। और बेचेंगे क्या, ये स्टील का सामान बना के बेचेंगे, स्टील की रॉड हो सकती हैं, स्टील की शीट्स हो सकती हैं, है ना, तो उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ स्टील आइटम सेल, बिल्कुल स्टील आइटम सेल में आप स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, स्टील की रॉड्स बेच सकते हैं, स्टील के शीट्स बेच सकते हैं, स्टील के बॉक्सेस बेच सकते हैं। अगला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है, तो ये क्या बना के बेचेगा, कहाँ से इसको रिसीट्स होंगे और कौन सी पेमेंट्स इसे करनी पड़ेगी बताइए। पेशेंट कौन सा पेशेंट? हाँ ये जो है प्रोफेशनल्स को पे करेगा। परफेक्ट जी मिताली। हाँ सॉफ्टवेयर को सेल करेगा तो उसके लिए इसको पैसे मिलेंगे, सॉफ्टवेयर बेचेगा, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस रिन्यू होंगे। बिल्कुल जी। और आपने प्रोफेशनल चार्जेस देगा अपने स्टाफ को तो उससे इसको, ये इसका खर्चा हो जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वगैरह ये अपनी कर सकता है, जैसे कोई आईटी कंपनी अपनी ऑनलाइन एड चला रही है तो इट कैन बी एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर इट, आप मेंशन कर सकते हो एक्सपेंस में। चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप रीवैल्यूज एसेट्स अपवर्ड टू रिफ्लेक्ट करंट मार्केट प्राइसेस। अब नया पार्टनर आने वाला है तो पार्टनरशिप में एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया। One partner objects, citing prudence, discuss briefly the accounting treatment for revaluation during admission and evaluate how the principles of conservatism and fairness apply in determining the partner's capital adjustment. अब बताइए जी, रिवैल्यूएशन वगैरह करते हैं ना जब कोई नया पार्टनर आता है, बट एक पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो प्रूडेंस फॉलो करते हैं, और कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि आपको तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही फॉलो करना है, तो ये वाले प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए। तो अब बताइए जी, कहाँ पे कहानी, कहाँ पे कहानी अटकेगी, कहाँ पे कहानी रुकेगी, और क्या आंसर आप देंगे, सोचिए। बताइए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पार्टनर की सोचा जाए तो बात तो सही है, कह रहे अकाउंटेंट पूरी जिंदगी प्रूडेंस का ढिंडोरा पीटते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बातें करते हैं, और जैसे ही नया पार्टनर एडमिट हुआ तो अपनी एसेट्स की रिवैल्यूएशन कर दी, वैल्यू बढ़ा दी, उससे पैसे ऐंठने के लिए कि भाई पैसे लेके आ। तो कंजर्वेटिज्म एक तरफ है, और दूसरी तरफ है आपका फेयरनेस, की फेयर क्या है, क्योंकि देखो एसेट्स आपने पहले खरीदे हुए थे, अब उनकी वैल्यू अगर बढ़ी है तो उसके लिए जो नया पार्टनर आ रहा है उसको पुराने पार्टनर्स को कंपनसेशन देना चाहिए, इट इज फेयर। दो चीजें, दो पहलू हैं यहाँ पे, एक तो कंजर्वेटिज्म वाला पहलू है और दूसरा फेयरनेस वाला पहलू है, तो दोनों को आपको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, है ना जी, दोनों को आपको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। आपको बोला गया है डिस्कस ब्रीफली दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हो एडमिशन के टाइम पे, क्या करते हो, अगर आपके एसेट्स में वैल्यू का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है या डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देते हो, एक डेबिट या क्रेडिट कर देते हो, अकॉर्डिंगली जो भी गेन लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर कर देते हो। तो यहाँ पे आपका ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया, बट व्हाट अबाउट प्रूडेंस वर्सेस फेयरनेस। प्रूडेंस कहता है कि यार आपको वैल्यूज नहीं चेंज करने हैं अपने, बट फेयरनेस कहता है कि नहीं, जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं उनके साथ फेयर तभी होगा, सही तभी होगा जब आपको, जब आप उनको पुराने जो गेन्स है उनका क्रेडिट यहाँ पे दे देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बना रहे होते हैं, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू बैलेंस प्रूडेंस विद फेयरनेस, दोनों को हम बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जितने भी हम एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं दे आर मेड श्योर टू इंश्योर इक्विटेबल ट्रीटमेंट अमंग दी पार्टनर्स। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। तो थोड़ा सा सवाल मैंने ये थोड़ा सा घुमा फिरा के बनाया, जान के बनाया, ताकि आप लोग थोड़ा सा सोचने पे मजबूर मजबूर हो, है ना, सोचेंगे तभी
आप और बेहतर आंसर्स लॉन्ग रन में लिख पाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं अगले सवाल पे। ये आ गए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं जी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखो कई बार तो दो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अंदर, कई बार एक ही बड़ा आ सकता है, जैसे यहाँ पे दो शॉर्ट आ गए पहले। What is going concern concept? Why is it necessary for the accountants to assume that the business entity will remain a going concern? बताइए। एक्सप्लेन तो सभी कर लेंगे। एक्सप्लेन तो आप सभी कर ही लेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट इट इज assumed कि बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। हाँ। क्यों फॉलो करते हैं? हमें फॉलो करना जरूरी है बिकॉज, हाँ बिल्कुल जी, हमारा जो पूरा क्लासिफिकेशन हो रहा है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स बन रहे हैं, जो आप फिक्स एसेट्स पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल प्रियंका, तो ऑल दीज दे डिपेंड ऑन द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अगर आप ये मानेंगे कि आप गोइंग कंसर्न नहीं है तो जितना भी फिक्स एसेट खरीदा सारा का सारा खर्चा पीएनएल में चला जाएगा। यू एज्यूम कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ये एसेट आपको लंबे समय तक फायदा देगा, तो एसेट को बैलेंस शीट में लेकर जाते हो, उसका डेप्रीसिएशन एवरी ईयर आप पीएनएल में लेकर जाते हो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अकाउंटेंट्स क्यों एज्यूम करते हैं? क्योंकि ऐसा एज्यूम करेंगे तभी वो अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें एक्यूरेट पोजीशन दिखा पाएंगे, तभी अपने एक्यूरेट प्रॉफिट्स वो कंप्यूट कर पाएंगे। और साथ में आप एक एग्जांपल भी यहाँ पे दे सकते हैं फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। अगला, व्हाट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? Which one factor can make it difficult for a business to compare the monetary value of one year with the monetary values of another year? तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो आप एक्सप्लेन कर ही दोगे, ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया। इट स्टेट्स दैट ओनली द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जांपल भी साथ में दे सकते हैं। बताइए, which factor can make it difficult to compare monetary values of one year with another year? कौन सा फैक्टर दिक्कत क्रिएट कर सकता है? बताइए। परफेक्ट जी, परफेक्ट। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आप एक साल खरीद रहे, दूसरे साल में उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी आपका चेंज हो सकता है, आपका इन्फ्लेशन का जो रेट है वो चेंज हो सकता है, बिल्कुल जी। एक चीज जो पिछले साल 10 रुपए की थी इस साल हो सकता है वो 12 की हो जाए, आपके वैल्यू चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज इंश्योर दैट ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द क्लोजिंग एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बताओ। क्लोजिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर आपके जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और जितने भी रियल अकाउंट्स होते हैं दे आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उनका बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं। बट जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं, आप उनको पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं, उनको क्लोज कर देते हैं। तो दीज आर द क्लोजिंग एंट्रीज। सो ऑल द expenses and all the incomes, they are, हाँ, they are transferred to the profit and loss account with the help of closing entries. तो अब क्लोजिंग एंट्रीज दे मेक श्योर कि योर प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्यूरेट, बिल्कुल जी। ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनकम्स ऑफ द रेलेवेंट ईयर आर ट्रांसफर्ड टू द पी एंड एल अकाउंट, एंड दे आल्सो मेक श्योर कि ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स दे आर अल्टीमेटली अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। और फिर आप कुछ एग्जांपल दे दीजिए कि कौन कौन सी क्लोजिंग एंट्रीज आप करते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं, उसमें कुछ खर्चों की एंट्री दिखा दीजिए, एक्सपेंसेस को किस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करके खर्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और आप दे दीजिए दूसरा इनकम का आंसर कि किस तरीके से इनकम्स को आप डेबिट करके ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट करके आप अपनी इनकम्स को ट्रांसफर यहाँ पे कर देते हो। तो इस तरीके से आपकी जो एंट्रीज है वो यहाँ पे हो जाती है, एंड बाय पासिंग ऑल दीज एंट्री नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड। आई होप चीजें क्लियर हो रही है, बट मैं थोड़ा सा और ज्यादा पार्टिसिपेशन आप लोगों से चाहूंगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा सेशन की, वो मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाइए।
जी जी, चलिए राज भी जुड़ गए, हम देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं हमारे पास। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ट्राई करो, ट्राई डिफाइनिंग डिबेंचर, कैसे डिफाइन करोगे? कॉपी नहीं करना, कहीं सर्च नहीं करना, अपने दिमाग में सर्च करना है। डिबेंचर्स आर एक्नॉलेज्ड एज डेट, बिल्कुल, गुड डेफिनेशन। डिबेंचर्स आर अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओके। हाँ, डिफरेंसेस आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास, तो बिल्कुल जी, पहले आप डिबेंचर्स को डिफाइन कर दीजिए। जो सेक्शन 230 की डेफिनेशन है वो भी आप याद कर सकते हो एग्जामिनेशन में चिपकाने के लिए, वरना अभी के लिए तो बिल्कुल ठीक है। जो डेट और लॉन्ग टर्म वाली आपने कही वो बातें बिल्कुल सही हैं। अब डिफरेंसेस पे जैसे आप लोग बता रहे हैं, है ना, डिफरेंसेस में कुछ नॉर्मल पॉइंट्स है जो हर जगह फिक्स होते हैं, वो भी लगा सकते हो। बाकी इसमें तो आपको पहले ही बहुत ज्ञान है ना। ओनरशिप का लगा सकते हो, ओनर और डेट वाला लगा दिया आपने। रीपेमेंट का लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल जी समीना, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है आपने दी डिबेंचर की। रिटर्न स्टेटमेंट और अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेट, बिल्कुल सही है। रीपेमेंट का डाल सकते हो जी, रीपेमेंट शेयर्स की नहीं होती, डिबेंचर की होती है। और बताओ, डिविडेंड और इंटरेस्ट का डाल सकते हो। हाँ, रिस्क का डाल सकते हो, डिबेंचर में जनरली रिस्क कम रहते हैं, सिक्योर होते हैं। फोर फीचर भी डाल सकते हो, शेयर्स का फोर फीचर हो जाता है, बट डिबेंचर्स में आप यूजुअली फोर फीचर नहीं करते हैं। शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे, आप बनाने बैठेंगे ना, बहुत सारे निकल कर आ जाएंगे। इसमें आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड वाला तो आप ऐड कर ही लेना। शेयर्स पे क्या दिया जाता है? शेयर्स पे दिया जाता है डिविडेंड, और डिबेंचर्स पे दिया जाता है इंटरेस्ट। वोटिंग राइट, परफेक्ट समीना, बहुत बढ़िया इनपुट दिया आपने, कि शेयर्स पे वोटिंग राइट आपको मिलते हैं और डिबेंचर पे आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, बहुत बढ़िया। तो बहुत आसानी से आप अपने खुद से पॉइंट्स भी बना सकते हो। सब्जेक्टिव के अंदर यही फायदा है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सब्जेक्टिव पेपर। यहाँ पे कोई एक करेक्ट आंसर नहीं है, देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को, जो मीडियम आपने चुना है उसमें एक्सप्रेस करना जानते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे से आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल जी। चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। Do you advise that assets and liabilities must be revalued at the time of admission of a partner? If so, why? Also describe how is this treated in the books of accounts. तो ये थोड़ा सा सिमिलर हो गया, जो हमने पहले भी एक डिस्कस किया, वो शॉर्ट आंसर था, ये लॉन्ग आंसर है, तो सिमिलर ही हो गया। हाँ यस, बिल्कुल यस, इट इज एडवाइजेबल टू रीवैल्यू, to determine the true and fair value of the assets and liabilities. This is done to ensure कि the old partners they are adequately compensated for appreciation in the value of the assets or liabilities before admitting the new partner. तो this is the reason कि आपको रिवैल्यूएशन करना चाहिए। और फिर अकाउंटिंग एंट्रीज आप बता दीजिए, अकाउंटिंग एंट्रीज आप बता दीजिए। हाँ बिल्कुल जी, आप कैसे ट्रीट करोगे इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप मेंशन कर सकते हो प्रियंका, देयर आर टू वेज टू ट्रीट इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर वन, accountants they want to change the values in the books of accounts, then in that case prepare revaluation account और उसकी एंट्रीज बता दो। और फिर आप बता सकते हो another way where the partners do not want to disclose the new book values, then they can prepare a memorandum revaluation account, और थोड़ा सा उसका भी बता सकते हो। या फिर नॉर्मली आप रिवेल्यूशन वाली एंट्रीज डाल के लास्ट में बता दो कि if the partners do not want to showcase new values in the books of accounts, they can also prepare a memorandum revaluation account। आप लास्ट में एक लाइन यहाँ पे मेमोरेंडम रिवेल्यूशन अकाउंट के लिए एड ऑन कर दो। तो ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, रिवेल्यूशन अकाउंट की एंट्रीज तो आई होप आप सब कर ही लोगे, आपके कोर्स में ऑलरेडी वीडियो भी डाला हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा, आप जो भी अपना प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ज्यादा बताऊंगा आपको, बट जो भी आप अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पे दें तो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बना के कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा नरेशन भी दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें बहुत कुछ लिखना है, तो वहां पे आप थोड़ी थोड़ी चीजों को स्किप कर सकते हो। बट अगर बहुत ही लंबे वाला क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहां पे तो आपको स्पेस भी तभी भरेगा जब आप हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, एलेबोरेट करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Accounting vouchers form the backbone of the accounting system by providing documentary evidence, facilitating systematic recording, and ensuring internal control.
In the light of this statement, explain the meaning of an accounting voucher and describe the essential elements that must be present in an accounting voucher. तो ऐसे बड़े बड़े सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में, और एक बार तो पढ़ के समझ में भी कई बार नहीं आते हैं, दोबारा से पढ़ना पड़ता है और फिर सोचना पड़ता है क्या लिखें। बेसिकली आपको अकाउंटिंग वाउचर का मीनिंग बताना है, वो बताइए, और बताना है कि अकाउंटिंग वाउचर के अंदर क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बताओ जी। Accounting voucher is a written document that provides documentary evidence that a transaction is actually occurred. बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, बट मुझे लगता है कॉपी पेस्ट है। सपोर्टिंग अकाउंटिंग वाउचर, बिल्कुल जी। अरे खुद से लिखा है तो एक्सीलेंट है जी, फुल मार्क्स है समीना। एसेंशियल एलिमेंट्स, डेट, अमाउंट, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस कैसे आ गया? डेट और अमाउंट तो बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट इन द सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस अकाउंटिंग वाउचर के अंदर इट शोज व्हाट आर द अकाउंट्स व्हिच आर बीइंग अफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन, व्हाट आर टू बी डेबिटेड, व्हाट आर टू बी क्रेडिटेड। हाँ बिल्कुल जी, दे आल्सो सर्व एज एन एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट और फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स असेसमेंट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल जी, आपका नेम आ गया, आपकी डेट आ गई, आपका सीरियल नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ अकाउंट्स जिनको इफेक्ट हो रहा है जी, है ना, आपकी अमाउंट आएगी, अमाउंट भी तो होनी चाहिए, है ना, जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो सकती है, सिग्नेचर होंगे, वाउचर ऑथराइज्ड होगा, सिग्नेचर होंगे, और ये भी लिख सकते हो इट शुड बी ऑन गुड क्वालिटी पेपर, जो बाद में फट फुट ना जाए, पेपर की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ऐसे 6-7 पॉइंट्स आप लिख लो, कोई भी 6 लिख लो तब भी बात बन जाएगी। बट कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं स्पेशली लॉन्ग आंसर वाले, उसमें आप पॉइंट्स फॉर्म में ही अपने आंसर को लिखें। पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे तभी अच्छी प्रेजेंटेशन आती है, और एग्जामिनर के लिए भी चेक करना इजी हो जाता है, और आपके लिए भी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने हेडिंग सही लिख दी ना तो अंदर कोई नहीं पढ़ता। हेडिंग सही लिख दी तो अज्यूम्ड होता है कि यार अंदर भी सही लिखा होगा, ऊपर ऊपर से अंदर नजर डलेगी, बाकी हेडिंग्स ही देखे जाएंगे ज्यादातर। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पिछले सवाल में हमने एक छोटा सा लाइन लास्ट में भी ऐड ऑन कर दिया एज अ कंक्लूजन। ठीक है, अब तो जो बड़े वाले सवाल हैं, लॉन्ग आंसर टाइप वाले, 12 नंबर टाइप वाले सवाल हैं जिसका 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना, तो उसमें आप लास्ट में एक छोटा सा एक लाइन का कंक्लूजन भी लिख सकते हो। अ, अगला है जी, व्हाट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हाउ वुड दिस रिजर्व बी क्रिएटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बताइए डीआरआर क्या है? देखो ऐसे जो सवाल है ना जो थोड़ा सा सेक्शन वगैरह से रिलेटेड है, अगर आपको सेक्शन पता है तो आप सेक्शन लिख दीजिए, बट सेक्शन नहीं पता है तो लॉ तो पता ही है ना आपको। आपको कंपनीज एक्ट तो पता ही है ना, आप सिंपली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे लिखिए, इट इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। अरे निशिकांत जी, मैंडेटरी रिजर्व आई गेस वर्ड आंसर में मत इस्तेमाल कर लेना, गेस वर्ड आंसर में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रिजर्व यूज फॉर डिबेंचर रिडम्पशन, ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल राज। तो Companies Act 2013, it provides that every company which has to redeem or repay the debentures out of the profits of the company should create a debenture redemption reserve. The purpose is to the purpose is to ensure that adequate funds are available for redemption of debenture. Perfect है जी समीना, to ensure that adequate funds are available to repay debenture holders on maturity। बहुत अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन आंसर अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ डीआरआर, बताइए कैसे रिजर्व को क्रिएट करोगे, कहां डिस्क्लोज करोगे, कैसे क्रिएट करोगे बताओ? अपने प्रॉफिट्स में से क्रिएट करोगे, है ना जी, आप अपने प्रॉफिट्स में से क्रिएट करोगे, और इसमें क्या बताना है? हाँ जी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आप इसके कुछ जनरल हमने पॉइंट्स बता दिए, और उसके बाद बता दिया जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये आप अपने प्रॉफिट्स में से क्रिएट कर लोगे। प्रॉफिट्स में से क्रिएट होता है यार, प्रॉफिट्स में से। आउट ऑफ कैपिटल अगर रिडम्पशन चल रही है तो डीआरआर थोड़ी क्रिएट होता है ना, और फिर बाद में क्या करोगे आप इसको, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को अपनी बैलेंस शीट में शो कर दोगे, जो बैलेंस इसमें बचा होगा। डिबेंचर्स रिडीम हो गए तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, नहीं रिडीम हुए अभी तक तो बैलेंस शीट में आपकी शेयर होल्डर फंड में आप इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिस्क्लोज कर दोगे। ठीक है, हाँ, एवरी ईयर अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इज टू बी, हाँ,
हाँ, ये प्रोविजन रहता है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया ना। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज शेयर फोर फीचर, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। बताइए शेयर फोर फीचर क्या है, और फोर फीचर का प्रोसीजर क्या रहता है, प्रोसेस क्या रहता है। ट्राई टू आंसर। समीना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सब्जेक्टिव पेपर, अगर आपको हर सारी चीजें याद भी नहीं है ना तो भी आपका आंसर अच्छा बन सकता है। आप वो लिखिए जो आपको आता है, वो लिखिए जो आप पता है, जो आप कॉन्फिडेंट है, जो अच्छे से लिख सकते हैं। बाय बैक, अरे बाप रे रेनू जी, क्या टर्म इस्तेमाल कर लिया आपने खतरनाक वाली, बाय बैक। बाय बैक तो मतलब हो गया पैसे देते हैं। पैसे थोड़ी देते हैं। हाँ, ये चीज सही है, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स एंड अलॉटमेंट। तभी मैं कह रहा हूं कि अभी इसे सोचना शुरू कर दो, दिमाग को चलाना शुरू कर दो, तभी एग्जामिनेशन तक आप जो है ना वो अच्छे आंसर सोच पाएंगे, लिख पाएंगे। समीना तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स देन हिज शेयर्स आर फोरफिटेड बाय द कंपनी, बहुत बढ़िया। लियन द शेयर्स, लियन तो यूजुअली ये हो गया ना, शेयर को कब्जे में ले लिया जब तक आगे पैसे नहीं देगा। फोर फीचर में तो हमने उसके जब्त ही कर दिया ना, कहानी खत्म कर दी, उसके तो पैसे ही जब्त कर लिया। हाँ, cancellation of the shares due to non-payment of the allotment or call money by the shareholder is called forfeiture of shares, तो ऐसी एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं। हाँ, when the shareholder is unable to pay allotment or call money on the shares which are held by him, then the company has the power to cancel those shares, and this is referred to as the forfeiture of shares by the company। तो इस तरीके से एक डेफिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाइए बट मीनिंगफुल बनाइए, सही बनाइए। ठीक है, चलिए अब प्रोसीजर बताना है जी। हाँ, प्रोसीजर में, हाँ एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आप करते हैं, एक एग्जांपल भी डालना चाहो क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर वाला है, तो इसमें एक एग्जांपल भी डाल सकते हो। और फिर प्रोसीजर बताओगे। अब बताइए जी, एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए कॉल के, तो सबसे पहले सीधा थोड़ी फोरफीट कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले तो बेसिकली आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए। उसके बाद शेयर होल्डर को नोटिस दिया जाएगा। उसको बोला जाएगा, हाँ बिल्कुल जी, उसको बोला जाएगा कि आपके पास 14 दिन का समय है, आप जमा करा दीजिए। 14 डेज नोटिस दिया जाएगा। अगर नहीं जमा कराता तो फिर आपका जो बोर्ड है वो एक रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर को फोरफीट कर, शेयर को फोरफीट कर सकता है। और ये चीज कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड कर लेगी कि अब वो मेंबर नहीं रहा हमारा। और अल्टीमेटली जो फोरफिटेड शेयर्स हैं दे आर गोइंग टू बी रीसोल्ड टू रिकवर द अनपेड अमाउंट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है वो रहेगा। अरे बोर्ड का रेजोल्यूशन तो नॉर्मली होता है, वो दूसरे में होता है, वो दूसरे में होता है, ऑर्डिनरी या स्पेशल। वो जब मेंबर्स के रेजोल्यूशन होते हैं ना उसमें ये बातें करते हैं। ठीक है जी, चलो अगला। एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, स्पेसिफाई द रूल्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले तो बताओ हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट। सीधा ये नहीं लिख देंगे ना कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप ये है, आप पहले डिफाइन कर दोगे छोटा सा कि एक लाइन में व्हाट इज अ पार्टनरशिप। हाँ, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आप बताइए, पार्टनरशिप बताइए क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यही लिखिए व्हाट इज अ पार्टनरशिप, और फिर बताइए फॉलोइंग आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पहले पार्टनरशिप के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे हमने बता दिया सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to share profits or losses of a business which will be carried by all or any of them acting for all। तो आप ऐसा डेफिनेशन दे दीजिए। और उसके बाद बताइए फॉलोइंग आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बहुत ही सिंपल है, सारे एक एक बता दो, बात बन जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। टू और मोर पर्संस होते हैं आपके, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, पार्टनरशिप डीड होगी, राइटिंग ओरल में कुछ कैसे भी हो सकती है, कुछ बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, बिल्कुल राज। लायबिलिटी यहाँ पे कैसे रहेगी, म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हो, ये हमने 5-6 डाल दिया, आप कोई और पॉइंट्स भी डाल सकते हो, परफेक्टली फाइन है। हाँ, लीगल बिजनेस होना चाहिए आपका।
हाँ, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है, वही म्यूचुअल एजेंसी में यही चीज आ गई। हाँ, पार्टनरशिप डीड पे आ जाओ फिर पार्टनरशिप डीड पे आ जाओ कि पार्टनरशिप डीड क्या चीज है। पार्टनरशिप डीड को डिफाइन कर दो, और ये हमने ऑलरेडी इसमें डिफाइन कर ही दिया है। तो फॉल अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में क्या करोगे? प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे शेयर किया जाएगा? इक्वली, बिल्कुल। पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल। पार्टनर की ड्राइंग पे मिलेगा? नहीं, पार्टनर की ड्राइंग पे भी नहीं मिलेगा। पार्टनर के लोन पे? हाँ बिल्कुल जी, 6% मिलेगा पार्टनर के लोन पे। पार्टनर को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल जी, यही सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपके बता दिए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, व्हाट इज गुडविल? मेंशन फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल ऑफ अ फर्म। मेंशन थ्री कंडीशंस व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम्स नेसेसरी। सबसे पहले तो बता दो व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या होती है? लिखने की कोशिश करो खुद सोच के। इनटेंजिबल एसेट, ओके। पर यार इनटेंजिबल एसेट तो और भी होते हैं ना, थोड़ा सा और भी बताओ ना। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट विच, या that depicts, that shows reputation, है ना, that shows reputation of any business or any firm, ओके। इंटेंजिबल एसेट और रेपुटेशन, ये दो वर्ड आने चाहिए आपकी डेफिनेशन में। रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये वर्ड्स आने चाहिए आपके बिजनेस में। हाँ, बाकी फिर आप बता सकते हो कि इट इज यूज्ड बाय द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। अगर गुडविल जो है वो डिनोट करता है कि कस्टमर्स आर लॉयल टू द फर्म, तो फिर ये आप लिख सकते हो कहानी जो डालना चाहते हो। फिर बताइए कौन से फैक्टर्स गुडविल को इफेक्ट करेंगे? लोकेशन, बहुत बढ़िया जी, आपकी लोकेशन आपकी गुडविल को इफेक्ट कर सकता है। आपकी जो मैनेजमेंट है वो अफेक्ट कर सकती है, अगर आपकी स्किल्ड मैनेजमेंट है, अच्छी मैनेजमेंट है, तो वो कर सकती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, बिल्कुल जी बिल्कुल जी, ये भी कर सकती है। बहुत बढ़िया। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कर रखे हैं, हर एक चीज के फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको पीछे से सप्लाई अच्छे से हो रही है, आपके आगे सेल के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं, तो भी गुडविल अच्छी होगी। हाँ, वही आगे आपके मैनेजमेंट कैसी है, आपके ओनर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी है, ओनर्स कैसे हैं, वही चीज आ गई। और भी पॉइंट्स आप बना सकते हो, और भी पॉइंट्स बना सकते हो। हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख सकते हो, अगर यू आर सोशली रिस्पॉन्सिबल तो आपकी गुडविल यूजुअली अच्छी हो जाती है ना। डीलिंग विद द कस्टमर, अगर आपकी कस्टमर के साथ डीलिंग अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी। लाइफ ऑफ द फर्म, जनरली जो ओल्डर फर्म्स होती है उनकी गुडविल ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया समीना, अच्छा लग रहा है आपके आंसर्स नए नए आ रहे हैं। और ये मैं चाहता हूं कि आप खुले अंदर से, अगर आप अंदर से खुद से लिखना, खुद से पॉइंट्स को सोचना जान जाएंगे तो सब्जेक्टिव पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा। अब बताइए कब गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है, इन विच केसेस? हाँ बिल्कुल जी, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, ये तीनों केसेस आप लिख सकते हो, है ना। अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन की बजाय तीनों अलग अलग बना देना, या फिर आपको अलग बनाना पड़ेगा, कंपनी का अलग से केस बनाना पड़ेगा, व्हेन द कंपनी इज बीइंग सोल्ड, है ना, तो उस केस में गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी। हाँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सबसे बेस्ट है। पार्टनरशिप फर्म के केस में तो सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि यूजुअली हम फर्म की बात ही कर रहे थे सवाल में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट हो गया। चलो जी, अगला सवाल, what are the methods of preparing a trial balance? Substantiate your answer with examples and performers of each of the methods. हाँ बिल्कुल, तीन मेथड होते हैं, बट हम ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। रेनू, सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, आप इससे स्टार्ट कीजिए। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which shows all the final ledger balances of all the books of all the accounts in the books of a business। ठीक है, फिर आपके तीन मेथड आ गए। हाँ, डिफाइन कर दिया, फिर तीन मेथड आगे जी आपके, बिल्कुल राज, बिल्कुल सही बता रहे हो जी। एक तो टोटल मेथड हो गया, इसमें आप क्या करते हो,
इसमें आप डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल लिखते हो, आप एक बैलेंस नहीं निकालते। आप देखते हो डेबिट साइड का क्या टोटल है वो लिख दिया, क्रेडिट साइड का टोटल है वो लिख दिया। सभी खातों में यही करते हो, डेबिट और क्रेडिट का टोटल टोटल लिख देते हो। ऐसे कर लिया। बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आप एक बैलेंस निकालते हो, बैलेंस निकाल लेते हो। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, डेबिट को क्रेडिट में से माइनस करके कैश का डेबिट बैलेंस निकाल लिया। और ऐसे ही आपके पास जो और अकाउंट्स हैं, और अकाउंट्स है उसमें आपने क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके उसका क्रेडिट बैलेंस निकाल दिया। तो या तो डेबिट साइड पे आपको देखने को मिलेगा या क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगा। एक है टोटल कम बैलेंस मेथड, इसमें हम दोनों दिखाते हैं, टोटल भी और बैलेंसेस भी। आपका टोटल भी आएगा और बैलेंस भी आएगा। इस तरीके से आपको देखो परफॉर्मेंस भी बनाने थे तो परफॉर्मेंस भी बना लेना। बट एग्जाम्पल हमने जैसे 10-10 दे रखे तो 10-10 देने की जरूरत नहीं है। आप परफॉर्मेंस के अंदर आपके 5-6 भी डाल दो तब भी बात बन जाएगी। 5-6 भी डाल दो, है ना, तब भी बात बन जाएगी। 10-10 नहीं डाल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यूजुअली जो सवाल आएगा ये बड़ा सवाल ही होगा, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो बड़ा सवाल ही होगा। हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से अभी आपके आंसर्स आ रहे हैं, शुरू हुए, और बहुत अच्छा लगा। फिलहाल हमारे जो आज का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर था वो पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। अब रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि एक बार इन आंसर्स को खुद से लिखने की भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक बार अभी आपको आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा इजी होगा लिखना, बट डू ट्राई टू राइट एटलीस्ट। यार 20 नहीं कर रहे तो कम से कम इसमें कोशिश करना 5-10 तो लिखो। तो ओन योर ओन लिखना, बिल्कुल खुद से सोच के लिखने की कोशिश करना, उससे आपके दिमाग और खुलेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बाकी अगला आपका न्यूमेरिकल का काउंटिंग का टेस्ट है, और उस टेस्ट में तो मजा देखो तभी आएगा अगर आप पहले पहले से अटेम्प्ट करके रखोगे, है ना। स्क्रैच से हम डिस्कशन करेंगे तो मजा नहीं आएगा उसमें, है ना। तो अगली बार के लिए रिक्वेस्ट है छोटी सी कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल का पेपर होगा वो हम कल अपलोड कर देंगे आपके कोर्स में। तो उसको पहले से एक बार सॉल्व करके रखना, फिर अगले मंडे न्यूमेरिकल्स पे जो हम डिस्कशन है ना वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आप करके आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्री रिजल्ट होपफुली आपके जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, एवरी मंडे हम आपके साथ मिलने वाले हैं, सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, और आपका जो पार्टिसिपेशन है वो चाहेंगे इन सेशंस में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम समीना, प्रियंका, निशिकांत, रेनू, राज जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे जी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके बाय।